स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू करते हैं घर का शेर का अगला भाग, भाग 4। उससे पहले ज़रा मैं आपके कमेंट्स के उत्तर दे दूं। इस वक्त अच्छा, पहले भाग पर ही सारे कमेंट्स आए हुए हैं। मिस मसला MS लाल किला, पता नहीं, शायद आपका यही नाम है। आपके कहानी बोलने का तरीका बहुत मस्त है जी, धन्यवाद। संतोष जी कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू। रिंकू जी ने कहा उपन्यास सुनकर मजा आ गया, अगले पार्ट का इंतजार है, कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा आपके पास। राजेंद्र कांत जी कह रहे हैं गुड, थैंक यू। विवेक जी कह रहे हैं प्लीज अपलोड ऑल बुक्स बाय संतोष पाठक। ठीक है, करेंगे। कृष्णा महर ने कहा विक्रम भाई नमस्कार, शुरुआत तो अच्छी है, आगे देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, इस वक्त चौथा भाग पढ़ रहा हूँ, ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक मतलब तेजी है इसमें, खामखा लटकाया नहीं गया है अभी तक तो। सुखदीप जी कह रहे हैं गुड सर, थैंक यू। वशिष्ठ साहनी जी कह रहे हैं धन्यवाद सर, धन्यवाद ही लिख दिया, ओके थैंक यू। सना खान जी ने कहा भाई ये कहानी बहुत पकाऊ है। अच्छा अरे सना जी, बात ये है, आपने ना आपको ऐसा करना चाहिए था कि इसको ना एक साथ सुननी चाहिए थी। वैसे ना होता है, अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा जासूसी दिमाग का हूँ, तो मुझे लगा कि शायद ये अच्छी लगी। तो जिन लोगों का थोड़ा ऐसा दिमाग होता है, जो कीड़े वाला दिमाग होता है, उन्हें शायद अच्छी लगे। कोई नहीं, अब आप नई कहानी सुनना शुरू करिए। दुख हुआ ये जानकर आपको बुरी लगी, कोई नहीं। समीर जी कह रहे हैं चलो ठीक है विक्रम भाई, पर काफ़ी समय पहले मैंने आपसे कमेंट किया था कि देवराज चौहान का एक ही उपन्यास दिल्ली का दादा और दंदा का अगला भाग हिंसक, आपने कहा था पहले देवराज चौहान की सीरीज पर काम करना है, तो ये देवराज चौहान सीरीज है। हिंसक, हिंसक मैं देख लेता हूँ, होनी तो चाहिए, अगर हुई तो मैं उसको अगली बारी इंक्लूड कर लेता हूँ भाई। कि हिंसक, हिंसक होती है ह से। हुई तो भाई मैं ज़रूर ऐड करता हूँ, होनी तो चाहिए। अभी क्या है ना कि सारे नाम जो है वो हिंदी अक्षरों से शुरू होते हैं, और आएगा। हिंसक अभी तक मेरी आंखों के सामने नहीं आया है, बट हुआ तो मैं ज़रूर पढ़ दूंगा, ठीक है, गुस्सा मत करिए। आपका अगला कमेंट है अच्छा उपन्यास है विक्रम भाई, धन्यवाद अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए, धन्यवाद आपके कमेंट करने के लिए। तो 15 लोगों ने ही कमेंट किया है, 13 नहीं एक्चुअली, बाकियों ने तो दूसरे उस पर किया। खैर, आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। मैं जानता हूँ कुछ लोग जंग में बिजी हैं, कुछ लोग अब खेल में बिजी हो गए होंगे। एक तरफ IPL चल रहा है, दूसरी तरफ एक जंग चल रही है। आपको पता है कि एक ऐसी जंग भी हुई जो केवल खेल की वजह से हो गई थी, दो देशों में। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी इसलिए कह रहा हूँ कि ये 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात है। दो देश थे, हैं मतलब लैटिन अमेरिका में गिने जाते हैं, वैसे वो शायद नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो। एक है एल सल्वाडोर, वो छोटा देश है लेकिन इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, छोटा मतलब क्षेत्रफल में छोटा है। दूसरा है होंडुरस, के पास क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है। अब समस्या क्या हुई कि बहुत सारे लोग, हज़ारों
सल्वाडोरियंस जो हैं वो हॉन्डुरस में जाके सेटल होने शुरू हो गए, यानी धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन कब्जानी शुरू कर दी। हॉन्डुरस ने एक समय आया जब उनको निकालना शुरू कर दिया, तो आपस में यानी दोनों देशों में गुस्सा नफरत बढ़ गई। इंडिया पाकिस्तान हो गया समझ लो। अब होता क्या है कि एक स्टेडियम, एक 90 मिनट का मैच और उसके बाद 100 घंटे की जंग हुई। क्या सच में कोई गेम इतना पावरफुल हो सकता है? तो होता क्या है कि जब ये 1970 के वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड चल रहे थे, तो 1969 में पहला मैच हुआ जो कि हॉन्डुरस ने जीता, वो हॉन्डुरस में हो रहा था। दूसरा मैच हुआ एल सल्वाडोर में, वो एल सल्वाडोर ने जीत लिया। अब तीसरा मैच जो कि क्वालिफाइंग बन गया था, वो मैक्सिको में हुआ, उसे एल सल्वाडोर ने जीत लिया। जीत तो वो एल सल्वाडोर ने लिया, लेकिन इस बार जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं थी। इस बार वो लोग पूरा देश जीतना चाहते थे, क्योंकि वो एल सल्वाडोर छोटा था। तो मैच के तुरंत बाद एल सल्वाडोर ने हॉन्डुरस के साथ अपना सारे रिश्ते तोड़ दिए और जो फौज है वो बॉर्डर पर जाकर खड़ी हो गई। अच्छा, लोग भी तैयारी करने लगे। युद्ध करीब करीब शुरू हो गया। आसमान पे फाइटर्स, ज़मीन पे फौजी, और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। गोलीबारी शुरू हो गई। अगले 100 घंटे तक वो गोलीबारी चली, जो शायद कभी ना चलती, लेकिन उस मैच में जीत जाने की वजह से एल सल्वाडोर को जरा ज़्यादा ही जोश आ गया था। इसे फुटबॉल वॉर कहा जाता है। चलो, ये हो गई जंग और खेल की कहानी। अब हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। घर का शेर भाग 4। बख्तरबंद ट्रक के आगे बढ़ते ही पुलिस और सिक्योरिटी के हथियारबंद कारों ने भी आगे बढ़ना चाहा, मगर बेकार टायरों की वजह से घिसट कर रह गई। ऐसा होते ही हड़बड़ाहट फैल गई। धड़ाधड़ कारों के दरवाजे खुले, तूफानी गति से सब बाहर निकले। पंचर टायरों को देखा, एक के बाद एक सब सिक्योरिटी और पुलिस की कारों के टायर बेकार हो चुके थे। कोई भी कार आगे बढ़ने के काबिल नहीं थी। ये जानकर अपनी बुरी हालत भूलकर अजीत सिन्हा जल्दी से कार से बाहर निकला। बख्तरबंद ट्रक की तरफ देखा, जो कि अब काफी दूर हो चुका था और निगाहों से ओझल होने वाला था। एसीपी खुद सख्ते की हालत में था। इतना तो वो फौरन समझ गया था कि गड़बड़ हो चुकी है। कोई वॉल्ट के माल को लूटना चाहता था, इसलिए बख्तरबंद ट्रक के साथ लगी सिक्योरिटी को ट्रक के साथ से हटाना चाहता था, और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहा था। एसीपी को यह समझते हुए देर न लगी कि जो बख्तरबंद ट्रक लूटना चाहते थे, उन्होंने ही मिल में झूठा फोन किया होगा कि मिल में बम है, ताकि मिल वाले बाहर आ जाएं, ट्रैफिक जाम हो जाए और वो अपनी योजना पर आगे की कार्रवाई कर सकें, जो कि वो कर चुके थे। अजीत सिन्हा पागलों की भांति दौड़ता हुआ एसीपी साहब के पास पहुंचा। कमिश्नर साहब, कुछ कीजिए, भारी गड़बड़ है, सब गाड़ियों के टायर एक साथ पंचर हो चुके हैं। एसीपी ने अजीत सिन्हा की बात सुनी ही नहीं। वो तूफान की भांति पुलिस कार में मौजूद वायरलेस सेट पर हेडक्वार्टर को हालात की सूचना देने लगा, ताकि शहर भर की पुलिस फौरन हरकत में आकर नाकेबंदी करके वॉल्ट की अरबों की संपत्ति से भरे उस बख्तरबंद ट्रक को पकड़ सके। बख्तरबंद ट्रक की सिक्योरिटी में मौजूद हर गार्ड और पुलिस वाले के चेहरे पर सनसनी के भाव आ चुके थे। हर कोई हक्का बक्का था। अब तक बख्तरबंद ट्रक निगाहों से ओझल हो चुका था। जो हालात थे, भीड़ थी, ऐसे में देवराज चौहान पर ध्यान कौन देता, जो कि मजदूर के वेश में था। जब उसे विश्वास हो गया कि किसी की खास निगाह उस पर नहीं है, तो दरवाजा खोलकर अपनी कार में बैठा। जल्दी से उसने मजदूरों वाले कपड़े उतार कर अपने कपड़े पहने। उसके बाद कार स्टार्ट करके सिगरेट सुलगाई और कार को थोड़ा सा बैक करने के लिए सड़क पर लाया और सामान्य गति से उस तरफ बढ़ा दी जिस तरफ की बख्तरबंद ट्रक गया था।
पीछे का हो हल्ला मध्यम सा होकर उसके कानों में पड़ रहा था। देवराज चौहान की मंजिल बख्तरबंद ट्रक नहीं था, बल्कि वो जगह थी जहां अंत में उस बख्तरबंद ट्रक को पहुंचना था, जहां बख्तरबंद में मौजूद वॉल्ट के बक्सों के लॉकरों को खोलकर बीच में से अरबों की दौलत निकालने के लिए 4 एक्सपर्ट ताला तोड़ अपने औजारों के साथ मौजूद थे। उधर हरनाम त्रिवेदी सख्ते की हालत में खड़ा था। जो कुछ भी उसके सामने हो रहा था, उससे वो इतना तो समझ गया था कि तगड़ा लफड़ा हो गया है। मन ही मन वो अब घबरा रहा था कि किसी बात को लेकर वो खामखा लपेटे में ना आ जाए। अगला दृश्य। बख्तरबंद ट्रक के खुली सड़क पर पहुंचते ही खिड़की की तरफ बैठे गार्ड ने चैन की सांस ली। अगर मिल वाला बम फट जाता तो 2-3 घंटे वहीं फंसकर रह जाते। उसने जेब से सिगरेट पैकेट निकालकर बगल वाले गार्ड को देते हुए कहा, यह तो अच्छा हुआ कि 15 मिनट में वहां से निकल आए। जगमोहन के साथ बैठे गार्ड ने सिर हिलाया। अब तो 10-12 मिनट का रास्ता ही बचा है। खिड़की की तरफ वाले गार्ड ने होठों में सिगरेट फंसाई और जेब से माचिस निकालने के लिए टेढ़ा हुआ। अगले ही पल वैसा का वैसा स्थिर रह गया। बख्तरबंद ट्रक की साइड में लगे शीशे पर उसकी निगाह टिक गई। शीशे में से ट्रक के पीछे का सारा नजारा स्पष्ट नजर आ रहा था। पीछे की सड़क खाली नजर आ रही थी। बख्तरबंद ट्रक के साथ रहने वाली एक भी सिक्योरिटी या पुलिस की कार पीछे नहीं थी। फटी फटी आंखों से शीशे में देखता वो गार्ड कई पलों तक ठगा सा रह गया। ये क्या? एकाएक उसके होंठों से निकला। क्या हुआ? बगल में बैठे गार्ड ने उसे देखा। पीछे पीछे कोई भी सिक्योरिटी या पुलिस की कार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे गार्ड ने घबरा कर कहा। चेहरे पर फिरा रहे रुमाल को जगमोहन ने गोदी में रख लिया। वो जानता था कि अब हरकत करने का वक्त आ गया है, लेकिन वह निश्चिंत था। आगे का काम निहाल सिंह को करना था। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था। निहाल सिंह करमचंद को अपने नीचे दबाए लगभग उसके ऊपर लेटा था। करमचंद की हालत तो वैसे भी अधमरे की सी हो रही थी। उसके चेहरे पर मंडराते दहशत के भाव देखकर हैरत हो रही थी कि वह सांस कैसे ले रहा है, अभी तक मरा क्यों नहीं। गार्डों की बातें सुनकर उसी प्रकार लेटे लेटे निहाल सिंह ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे नाल की तरफ से पकड़कर कुछ सीधा हुआ। नीचे पड़े करमचंद की जैसे जान में जान आई, परंतु निहाल सिंह के हाथ में रिवॉल्वर देखकर उसके होश गुम हो गए। आंखें फटकर फैलती चली गई। उसमें हिलने की हिम्मत ही कहां थी। निहाल सिंह धीरे धीरे सीधा होकर उठता जा रहा था। ट्रक रोको, खिड़की वाले गार्ड ने एक तीव्र तीव्र स्वर में कहा। बख्तरबंद ट्रक वैसे ही दौड़ता रहा। सुना नहीं तुमने? गार्ड ने चीख कर जगमोहन को देखा। ट्रक, आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो तो करमचंद को देखने की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन नजर आया जगमोहन का अजनबी चेहरा। दो पल के लिए उनके बीच पैना सन्नाटा व्याप्त रहा। फिर गार्ड होंठ भींचकर कह उठा, कौन हो तुम? जगमोहन के होंठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। तभी ठीक पीछे से निहाल सिंह नजर आया। मौत लिए दरिंदगी भरा चेहरा, सुर्ख हो रही आंखें, कुछ आहट उभरी। दोनों गार्डों ने पीछे देखना चाहा। निहाल सिंह का रिवॉल्वर वाला हाथ उठा और जगमोहन के साथ बैठे गार्ड की खोपड़ी पर रिवॉल्वर का दस्ता पड़ा। गार्ड के होंठों से पीड़ा भरी कराह निकल गई। वो सीट पर ही लुढ़क गया, लेकिन खिड़की की तरफ बैठा गार्ड खतरा भांप कर खतरनाक अंदाज में निहाल सिंह के रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट पड़ा। निहाल सिंह का रिवॉल्वर वाला हाथ गार्ड के शिकंजे में आ गया। निहाल सिंह के होंठों से खतरनाक गुर्राहट निकली। गार्ड उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने की चेष्टा करने लगा, लेकिन इस मामले में निहाल सिंह निश्चिंत था कि उसकी मर्जी के बिना उसके हाथ से कोई रिवॉल्वर नहीं निकाल सकता। उन दोनों की खींचातानी में जगमोहन ने दखल नहीं दिया। वो ट्रक दौड़ाने में व्यस्त था, परंतु इस बात के प्रति सतर्क था कि अगर निहाल सिंह को उसकी सहायता की जरूरत पड़ी तो फौरन उसकी सहायता करेगा। गार्ड वास्तव में बेहद खतरनाक और दिलेर था। वो हर हाल में निहाल सिंह के हाथों में फंसी रिवॉल्वर छीन लेना चाहता था और उसे विश्वास था कि वह सफल हो जाएगा।
इस खींचातानी में निहाल सिंह को मजबूरन करमचंद के ऊपर आकर खड़ा होना पड़ा। क्या मजाल जो करमचंद हिले भी, वो मुर्दे की तरह निश्चेष्ट पड़ा रहा। निहाल सिंह को अपने ऊपर खड़े बर्दाश्त करता रहा। हराम जादे! निहाल सिंह के होंठों से वहशी गुर्राहट निकली। गार्ड उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने में व्यस्त था। इस दौरान गार्ड को पल भर का भी मौका नहीं मिला कि वो अपनी जेब में से मौजूद रिवॉल्वर निकाल पाता। वो जानता था कि अगर ऐसी कोई कोशिश करता है तो जिस रिवॉल्वर को वो छीनने की चेष्टा कर रहा है, उस रिवॉल्वर की नाल का रुख उसकी तरफ होकर ट्रिगर दब जाएगा। निहाल सिंह को लगा मामला लंबा होता जा रहा है और उनके पास वक्त कम है। जल्दी करो! ड्राइविंग पर ध्यान देता जगमोहन दांत भींचकर कह उठा। निहाल सिंह ने पुनः अपना रिवॉल्वर वाला हाथ आगे अलग करवाने के लिए तीव्र झटका दिया, परंतु गार्ड अपने इरादे के प्रति पक्का था। मैं हेल्प करूं? जगमोहन होंठ भींचकर बोला। जरूरत नहीं, निहाल सिंह वहशी अंदाज में गुर्राया। तभी गार्ड ने रिवॉल्वर छीनने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। निहाल सिंह समझ गया कि प्यार से मामला निपटेगा नहीं। उसने बाईं बांह को पीछे किया, अपना शरीर भी थोड़ा सा पीछे किया। रिवॉल्वर वाली बांह आगे की तरफ गार्ड के कब्जे में थी। उसके और गार्ड के बीच में सीट की ऊंची पुश्त आ रही थी। निहाल सिंह इस समय दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा लग रहा था। अगले ही पल निहाल सिंह ने अपनी बाईं बांह पीछे से गार्ड की गर्दन में फंसाई और एक खास अंदाज में झटका दिया। किसी सूखी लकड़ी के टूटने की आवाज उभरी। गार्ड के जिस्म को तीव्र झटका लगा और फिर उसका शरीर ढीला पड़ता चला गया। निहाल सिंह की रिवॉल्वर वाली बांह आजाद हो गई। गार्ड मर चुका था। क्षण भर के लिए जगमोहन ने आंखें बंद कर ली, फिर गहरी सांस लेकर आंखें खोल ली। निहाल सिंह फौरन झुकते हुए उछलकर आगे वाली सीट पर आ गया। गार्ड की लाश और दूसरे गार्ड के बेहोश शरीर को सरकाकर फुटबोर्ड पर गिराया और आराम से बैठ गया। अगले ही पल उछला और पलटकर घुटनों के बल सीट पर बैठकर पीछे नीचे सीट के करीब दबे करमचंद को देखकर गुर्राया। तेरा क्या इरादा है? तो कुछ नहीं। करमचंद जैसे मौत के लम्हों के बीच जूझ रहा था। हिलेगा तो नहीं? निहाल सिंह जैसे पागल लग रहा था। नहीं, मुझे मत मारो। निहाल सिंह ने गर्दन घुमाकर जगमोहन को खतरनाक निगाहों से देखा। इसे भी खत्म कर दूं? नहीं। जगमोहन सावधानी से तूफानी रफ्तार से बख्तरबंद दौड़ा रहा था। वो मुंह बंद करके चुप रहता है तो मुंह बंद रहने दो। आंसू को बंद करने की जरूरत नहीं है। कुछ करे तो फिर जो मन में आए करना। निहाल सिंह ने अपना पागलों जैसा चेहरा करमचंद की तरफ घुमाया। सुना तूने? करमचंद ने पलकें झपकाकर सहमति दी। निहाल सिंह पुनः उछलकर सीधा हो गया। रिवॉल्वर हाथ में थी। वो गाड़ी कहाँ खड़ी है जिसे हटाकर बख्तरबंद के आगे लगाना है? निहाल सिंह सतर्क स्वर में बोला। 2 मिनट में हम उस गाड़ी के पास होंगे, जगमोहन ने भिजे होठों से कहा। अगला दृश्य। बख्तरबंद ट्रक को खींचने के लिए आगे कार्गो की छोटी सी गाड़ी लगी हुई थी, जिसके आगे 2 पहिए थे। वो 8 फुट लंबी थी और उसके पीछे दोनों तरफ 2-2 पहिए थे। उसकी और बख्तरबंद की 3-3 हुक्स को आपस में फंसाकर लॉक कर रखा था। वो ऐसा लॉक था जो कि किसी भी सूरत में किसी भी तरह के झटके से नहीं खुल सकता था। उन्हें सिर्फ उस लॉक की चाबी ही खोल सकती थी, जो कि स्टीयरिंग के करीब ही डैशबोर्ड के खाने में पड़ी मिल गई थी। बख्तरबंद के आगे लगी इस गाड़ी का रंग नीला काली पट्टियां लिए हुए था, जबकि देवराज चौहान ने उसके बदले जिस गाड़ी का इंतजाम किया था वो सफ़ेद रंग की थी और साइडों में लाल रंग की चौड़ी पट्टियां थी, जिस पर किसी अन्य ही कार्गो एजेंसी का नाम लिखा हुआ था। वो गाड़ी ऐसी सुनसान जगह पर मौजूद थी जहां बहुत कम, शायद ही किसी का गुजरना होता था। जगमोहन ने वहां खड़ी गाड़ी के करीब बख्तरबंद ट्रक को रोका। एक मिनट कीमती था। जिंदगी और मौत का फैसला कभी भी हो सकता था।
अब तक उनकी और बख्तरबंद ट्रक की तलाश में शहर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही होंगी। डैशबोर्ड के खाने से चाबी निकालकर जगमोहन ने निहाल सिंह को दी। निहाल सिंह फुर्ती से दरवाजा खोलकर नीचे कूदा और देखते ही देखते गाड़ी के नीचे प्रवेश कर गया। चाबी से उसने उन लॉक्स को खोला जो गाड़ी और बख्तरबंद ट्रक को आपस में मजबूती से मिलाए हुए थे। उसके बाद करवट लेते हुए निहाल सिंह नीचे से निकला और जगमोहन से बोला, आगे करो। जगमोहन ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। बख्तरबंद वही खड़ा रहा। गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। निहाल सिंह की आंखों में तीव्र चमक उभर आई। वो कुछ दूर खड़ी दूसरी गाड़ी की तरफ दौड़ा, जिसे कि अब बख्तरबंद के साथ लगाना था। भीतर बैठकर निहाल सिंह ने वो स्टार्ट की और थोड़ा थोड़ा घुमाकर एंगल सेट करने के बाद धीरे धीरे बैक की और बख्तरबंद के साथ सटा दी। तब तक जगमोहन उस गाड़ी को 20-30 गज आगे छोड़कर वापस आ गया था। वो फिर जल्दी से गाड़ी के नीचे घुसा और गाड़ी और बख्तरबंद की कड़ी जोड़ने वाले तीनों लॉक्स को आपस में फिट करने लगा। लॉक लगाते समय चाबी की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सारा काम उस गाड़ी को हटाकर दूसरी गाड़ी लगाने में 2 मिनट में ही पूरा हो गया था। अब बख्तरबंद खींचने वाली गाड़ी का रंग, नंबर, सब कुछ बदल चुका था। अब यह सड़क पर दौड़ने वाले बख्तरबंद ट्रक तो जरूर होगा, लेकिन वो नहीं जिसे पुलिस तलाश कर रही होगी। यानी पुलिस को 2-3 बार तो धोखा दिया ही जा सकता था और तब तक उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंच जाना था। निहाल सिंह चमक भरी आंखों से स्टीयरिंग सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। चेक करो। निहाल सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ाई। सब ठीक था। बख्तरबंद अब आगे लगी गाड़ी के साथ ठीक तरह फिट हो गया था। जगमोहन ने भीतर बैठना चाहा तो निहाल सिंह बोला, बख्तरबंद के किसी पहिए में गड़बड़ लग रही है, एक बार चेक कर ले। कहने के साथ ही निहाल सिंह नीचे उतरा। जगमोहन भी उसके साथ हो लिया। दोनों पहिए चेक किए। निहाल सिंह जानता था सब ठीक ही होना था। वो तो अब अपनी ही योजना को अंजाम देने पर आमादा था। निहाल सिंह की जहरीली निगाह जगमोहन पर थिरक रही थी। सब ठीक है, अब निकल चलो यहां से, जगमोहन ने कहा और स्टीयरिंग सीट की तरफ बढ़ गया। अपनी व्यस्तता के दौरान जगमोहन ने एक बार भी निहाल सिंह के चेहरे पर निगाह मार ली होती तो निहाल सिंह के चेहरे के भाव देखकर उसे पूरी तरह सतर्क हो जाना था, लेकिन चूक हो गई। एक बार भी उसने निहाल सिंह के चेहरे पर नजर नहीं मारी थी। उसके दिमाग में था कि यहां से जल्दी निकल चलें। जो ही वो बख्तरबंद की गाड़ी का दरवाजा खोलकर भीतर बैठने लगा, ठीक उसी समय दबे पांव निहाल सिंह उसके पास उसके पीछे पहुंचा। हाथ की उंगलियों में रिवॉल्वर की नाल दबी हुई थी। निहाल सिंह का हाथ उठा और रिवॉल्वर का दस्ता वेग के साथ जगमोहन के सिर के पिछले हिस्से में पड़ा। जगमोहन के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। उसने खुद को संभालना चाहा, होश में रखना चाहा, लेकिन वह निहाल सिंह की नपी जोखी चोट थी जो कभी खाली नहीं गई थी। जगमोहन अपने होश कायम नहीं रख पाया। उसका मस्तिष्क बेहोशी में डूबता चला गया। उसके हाथ ढीले पड़ गए थे। गाड़ी के फुटबोर्ड से वो गिरने को हुआ। निहाल सिंह ने फुर्ती के साथ रिवॉल्वर जेब में डाले और अपने दोनों हाथ खाली किए और गिरते जगमोहन के शरीर को संभाल लिया और उसे आहिस्ता से चंद कदम दूर करके नीचे लटा दिया। निहाल सिंह के चेहरे पर दरिंदगी से भरी मुस्कान नाच रही थी। आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी, परंतु जो तनाव शुरू से ही उसके चेहरे पर छाया रहा था वो अब हट गया था। निहाल सिंह बेहोश जगमोहन के चेहरे को थपथपाकर कहर भरे स्वर में बड़बड़ा उठा, प्यारे जगमोहन, अभी तो हमारी मुलाकात होगी, अच्छी खासी मुलाकात होगी। वॉल्ट के माल की लूटपाट तो भविष्य में होने वाली मुलाकात के लिए बहाना भर था। अगर मैं ऐसा न करता, दगाबाजी धोखाधड़ी न करता, तो हमारी मुलाकात कैसे होती? इसके लिए मैंने ये जाल बुनकर खतरनाक खेल खेला है। फिर मिलेंगे? गलत। मैं नहीं, तुम और देवराज चौहान ही मुझसे मिलोगे। मुझे तलाश करते करते मुझ तक आओगे। जहरीले स्वर में बड़बड़ाकर हंसते हुए निहाल सिंह वहां से हटा और बख्तरबंद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। अब निहाल सिंह का चेहरा शांत था। आंखों में ही तीव्र चमक बराबर दौड़ रही थी।
कुछ ही देर में सड़क पर बख्तरबंद ट्रक अरबों की दौलत लिए दौड़े जा रहा था। सिर्फ 10 मिनट बाद निहाल सिंह ने बख्तरबंद ट्रक को हद से ज्यादा सुनसान जगह पर बने फार्म हाउस में ले जाकर रोका। ये 10 मिनट का रास्ता निहाल सिंह ने पहले ही तय करके रखे रास्ते पर तय किया था। ऐसी सुनसान और सुरक्षित सड़कों से जहां पुलिस आसानी से बख्तरबंद तलाश करने नहीं पहुंच सकती थी, रास्ते में ना ही ऐसा कुछ हुआ था कि कोई पुलिस को बख्तरबंद के बारे में खबर करता। पब्लिक तक तो खबर पहुंचते पहुंचते ही पहुंचनी थी कि क्या घटना घट चुकी है। उस 10 मिनट के सफर में पुलिस सायरनों की मध्यम आवाजें अवश्य उसके कानों में पड़ रही थी। फार्म हाउस के पीछे वाले कमरे को ऐसे ढंग से बनाया गया था कि भीतर जाने के लिए दरवाजा सिर्फ 3.5 फीट चौड़ा था। वो काफी लंबा, चौड़ा और विशाल था। वहां पर मेवाराम और देवीराम अपना काम निपटाए खड़े थे। क्योंकि बख्तरबंद ट्रक को छिपाने के लिए कोई जगह तलाश करनी थी, इसके लिए ये फार्म हाउस निहाल सिंह को सबसे ठीक लगा। परंतु फार्म हाउस वालों पर काबू करना था। अपनी योजना बदलते हुए निहाल सिंह ने मेवाराम देवीराम को फार्म हाउस पर कब्जा करने को कह दिया और वो काम आज दिन निकलने पर ही होना था। निहाल सिंह को विश्वास था कि मेवाराम देवीराम ये छोटा सा काम निपटा लेंगे और वो निपटा भी चुके थे। फार्म हाउस में वृद्ध दंपत्ति अपने 2 पोतों के साथ मौजूद थे। बेटा और बहू अपने किसी काम से कुछ दिन के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। बूढ़ा बूढ़ी और दोनों पोतों को उन्होंने एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया था जहां से वो भाग ना सकें। कमरे में 2 खिड़कियां थी जिनमें लोहे की ग्रिल लगी थी। वहां से बाहर नहीं जाया जा सकता था। वैसे भी मेवाराम देवीराम ने सख्त लहजे में समझा दिया था कि एक आध दिन की बात है। ये वक्त वो मुंह बंद करके बिता लें, वरना उन्हें बेहिचक उनकी जान लेनी पड़ेगी। उसके बाद बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया। इस बात के 2.5 घंटे बाद ही निहाल सिंह बख्तरबंद ट्रक के साथ वहां हाजिर था। बख्तरबंद को खुले में रखना खतरे से खाली नहीं था और उस हॉल नुमा कमरे में जाने के लिए रास्ता नहीं था। बख्तरबंद भीतर नहीं जा सकता था। निहाल सिंह ने सोच विचार में ज्यादा वक्त नहीं गंवाया और एक तरफ की दीवार को टक्कर मारकर उसे तोड़ता हुआ बख्तरबंद को भीतर ले जा रोका। वहां मौजूद फर्नीचर टूट फूट कर छिटक गया या फिर बख्तरबंद के पहियों के नीचे आ गया। निहाल सिंह इंजन बंद करके नीचे उतरा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैली हुई थी। होठों से हल्की सी हंसी निकली। उस बड़े हॉल नुमा कमरे में बख्तरबंद खड़ा रोमांच सा पैदा कर रहा था। निहाल सिंह ने हक्के बक्के खड़े मेवाराम देवीराम को देखा। सब ठीक है? दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। इस फार्म हाउस में कौन कौन था और वो लोग अब कहाँ हैं? मेवाराम ने उसे सब कुछ बताया। तसल्ली होने के बाद निहाल सिंह ने मेवाराम को एक पता बताते हुए कहा, इस जगह पर 5 एक्सपर्ट ताला तोड़ मौजूद होंगे। उन्हें इस तरह यहां लाओ कि कोई दूसरा ये सब न जान सके। टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। चोरी की कार का इस्तेमाल कर लेना। उन सबको लेकर तुरंत वापस लौटो। इस बख्तरबंद में से हमें दौलत निकाल कर जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाना है। मेवाराम ने गंभीरता से निहाल सिंह को देखते हुए सिर हिलाया। हर काम को ये सोचकर करना है कि तुम निहाल सिंह के लिए नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपयों के लिए कर रहे हो। ये काम निपटते ही तुम दोनों यहां से 1-1 करोड़ लेकर निकलोगे। मेवाराम के होठों पर मुस्कान उभरी। वो वहां से चला गया। निहाल सिंह ने देवीराम को देखा। कैसा लग रहा है? निहाल सिंह के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। बढ़िया, मजा आ रहा है। इसमें दौलत है? हाँ। कितनी? कह नहीं सकता, निहाल सिंह ने बात गोल करते हुए कहा। इतनी तो है ही कि 1-1 करोड़ तुम दोनों को देकर कुछ मेरे पल्ले भी पड़ जाए, तसल्ली हो जाएगी। इस बख्तरबंद को कहां से मारा तुमने? फालतू के सवाल मत करो, निहाल सिंह ने लापरवाही भरे स्वर में कहते हुए आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। हमारे पास वक्त कम है। जिस दीवार को तोड़कर बख्तरबंद ट्रक भीतर आया है, उस दीवार को जितना भी ढांप सकते हो ढांपो।
मलबा इधर उधर कर देना। देवीराम बिना कुछ कहे पलट गया। निहाल सिंह ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। चेहरे पर कोई तनाव, कोई व्याकुलता नहीं थी। बेहद शांत था वो। उसे मेवाराम के आने का इंतजार था, जो ताला तोड़ों को लेने गया था। निहाल सिंह के हिसाब से सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि बख्तरबंद के भीतर वॉल्ट वालों ने एहतियात के तौर पर 2 हथियारबंद गार्ड बिठा दिए थे, दिनेश कुमार और विनोद सिंह। देवराज चौहान को ये बात मालूम थी, लेकिन योजना के दौरान उसने ये बताने की जरूरत नहीं समझी थी, क्योंकि ये तो तब का मामला था जब बख्तरबंद के पीछे वाला दरवाजा खोला जाना था। दिनेश कुमार और विनोद सिंह के प्रति अनजान निहाल सिंह निश्चिंत बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। अगला दृश्य। निहाल सिंह ने रिवॉल्वर के दस्ते से चोट तगड़ी मारी थी। अगर हल्की चोट होती तो आधे घंटे तक उसे होश आ जाना था। सिर में जहां दस्ता पड़ा था वहां घाव हो जाने से खून बहकर कानों की बगल से गुजरता हुआ गालों और गले तक आ गया था। करीब 1 घंटा हो चुका था। जगमोहन को अभी तक होश नहीं आया था। निहाल सिंह उसे जैसे लिटा गया था, अभी तक वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। धूप में उसका शरीर गर्म हो रहा था। पसीना कपड़ों को, शरीर को गीला कर रहा था। सिर से बहते खून में पसीना मिक्स हो जाने के कारण वो पतला और हद से ज्यादा गीला सा चमकता नजर आने लगा। और इसे बदकिस्मती या बुरा वक्त ही कहा जा सकता है कि बख्तरबंद ट्रक की तलाश में शहर भर में सड़कों पर दौड़ते पुलिस कारों में से एक पुलिस कार उस तरफ आ पहुंची थी, और जगमोहन को होश आता नजर नहीं आ रहा था। सड़क से गुजरती पुलिस कार की निगाह साइड में खड़े बख्तरबंद खींचने वाली गाड़ी पर पड़ी। पुलिस कार तूफानी गति से मुड़ी, फिर पास आकर ब्रेकों की तेज आवाज के साथ रुकी। बीच में 3 पुलिस वाले थे, जो कि हाथों में रिवॉल्वर लिए धड़ाधड़ नीचे उतरे। निगाहें सतर्कता के लिए हर तरफ घूमती चली गई। 2 पलों में ही वो समझ गए कि कोई खतरा नहीं है। अब जो कुछ भी है वो स्पष्ट सामने है। ऐसे ही खड़े हर तरफ नजर रखो, रिवॉल्वर थामे एक पुलिस वाले ने कहा, और सावधानी के साथ नीचे पड़े जगमोहन की तरफ बढ़ने लगा। वर्दी और स्टार जाहिर कर रहे थे कि वो सब इंस्पेक्टर है। वहां पर मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। करीब जाकर सब इंस्पेक्टर ने जगमोहन को चेक किया, देखा, उसे सीधा किया। क्षण भर में ही समझ गया कि सिर पर तगड़ा वार करके इसे बेहोश किया गया है। उसे जिंदा पाकर उसने चैन की सांस ली। सब इंस्पेक्टर सीधा खड़ा होकर अपने साथियों की तरफ पलटते हुए बोला, सब ठीक है? यस सर, एक ने ऊंचे स्वर में कहा। सब इंस्पेक्टर बख्तरबंद खींचने वाली गाड़ी के पास पहुंचा। उसने सतर्कता के साथ रिवॉल्वर हाथ में थाम रखी थी। उस गाड़ी का नंबर देखा। वही नंबर था जिसकी घोषणा बार बार हेडक्वार्टर से वायरलेस सेट पर की जा रही थी। गाड़ी का रंग, हर चीज वही थी। दोनों तरफ के दरवाजे खुले पड़े थे। सब इंस्पेक्टर ने भीतर झांका। लंबी सीट तो खाली थी, लेकिन फुटबोर्ड पर कुछ शरीर गुडमुड पड़े थे। एक जना यहां आओ। इंस्पेक्टर ने दोनों पुलिस वालों को देखा और दूसरा हर तरफ नजर रखे। एक पुलिस वाला फौरन जा पहुंचा। गाड़ी के अंदर जाकर फुटबोर्ड पर पड़े शरीरों को टटोलो, चेक करो, जिंदा है या मर गए। पुलिस वाला रिवॉल्वर थामे ऊपर चढ़कर सावधानी से भीतर गया। फुटबोर्ड पर दोनों गार्डों के शरीर थे, और उनकी वर्दी पर लगी पट्टी पर कढ़ाई से एसएसएल वॉल्ट लिखा नजर आ रहा था। सर, ये तो एसएसएल वॉल्ट के गार्ड्स हैं, पुलिस वाले के होंठों से निकला। चेक करो, सब इंस्पेक्टर ने सतर्क स्वर में कहा। उसकी निगाह आसपास ही घूम रही थी। चेक करने के बाद भीतर मौजूद पुलिस वाला बोला, एक गार्ड की गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, दूसरे के सिर पर चोट मारकर बेहोश किया हुआ है। बेहोश को उठाकर इस लंबी सीट पर लेटा दो। भीतर मौजूद पुलिस वाले ने ऐसा ही किया। इसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। उस पुलिस वाले ने बेहोश गार्ड को पुनः चेक किया, फिर बोला, नहीं सर, मेरे ख्याल से जल्दी इसे होश आ जाएगा। ठीक है, नीचे आओ।
भीतर वाला पुलिस वाला नीचे आने को हुआ कि छिटक गया। उसकी निगाह अगली सीट के पीछे सीट पर गई जो कि पूरी तरह खाली नजर आ रही थी। जाने क्या सोचकर सिर आगे किया और सीट पर निगाह मारी। दोनों सीटों के बीच फुटबोर्ड पर पड़े करमचंद से उसकी आंखें टकराई। 2 पल वो एक दूसरे को देखते रहे। पुलिस वाले को तो जरा भी ख्याल नहीं था कि भीतर कोई ठीक ठाक सही सलामत आंखें खोले मौजूद हो सकता है। उसने फौरन हाथ आगे करके रिवॉल्वर की झलक दिखाई। करमचंद की आंखें दहशत से फट गई। कौन हो तुम? अरे, पुलिस वाले ने सख्त स्वर में पूछा। रिवॉल्वर सिर पर देखकर करमचंद के होश गुम हो गए। मरा सा तो वो पहले से ही पड़ा था। क्या हुआ? बाहर से सब इंस्पेक्टर की आवाज आई। भीतर कोई है सर? पुलिस वाले ने चिल्लाकर कहा। किस पोजीशन में है? अपने हक में है। बाहर लेकर आओ उसे या मैं भीतर आऊं? सब इंस्पेक्टर सतर्क स्वर में बोला। देखता हूं सर, पुलिस वाले ने कहा। फिर करमचंद से कह उठा, उठो, बाहर निकलो। करमचंद उठना चाहता था, बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसमें हिलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। पुलिस वाले ने उसकी हालत पहचानी। इतना भी समझ गया कि यह डकैतों में नहीं और हद से ज्यादा दहशत खाए हुए। उसने रिवॉल्वर को पीछे की ओर किया और हाथ बढ़ाकर आराम से बोला, डरो मत, लो मेरा हाथ पकड़ो, उठो। पुलिस वाला किसी तरह प्यार से करमचंद की पीठ पर हाथ फेर फेर कर उसे गाड़ी से बाहर निकाल कर लाया। इतने में ही करमचंद की हालत काफी ठीक हो गई थी। कम से कम वो टांगों पर अपना बोझ संभालने के काबिल हो गया था, लेकिन चेहरा खौफ से धुआं धुआं हो रहा था। अगला दृश्य। करमचंद के कपड़ों पर कार्गो कंपनी की यूनिफॉर्म की वर्दी थी, परंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा था। उसकी कमीज उतारकर पहले ही जगमोहन ने पहन ली थी। सब इंस्पेक्टर ने उसकी घबराई हालत को साफ साफ देखा। कौन हो तुम? घबराओ मत, साफ साफ बताओ। मैं करमचंद। उसके सूखे होंठों से खरखराता स्वर निकला। कौन करमचंद? कार्गो ट्रक ड्राइवर। तुम्हारी ये हालत किसने की? बदमाशों ने। गाड़ी में जो गार्ड के कपड़ों में है वो गार्ड हैं या बदमाश हैं? गार्ड हैं। उन्हें बदमाशों ने बेहोश किया, मारा। करमचंद की हिम्मत वापस लौटती आ रही थी। उनमें से एक बहुत खतरनाक था, उसी ने गार्डों की यह हालत की है। अब वो किस तरफ गए हैं? मालूम नहीं, मैं तो भीतर पड़ा था। करमचंद ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। सब इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, फिर कुछ दूर बेहोश पड़े जगमोहन को देखकर आगे बढ़ता हुआ बोला, मेरे साथ आओ। करमचंद दूसरे पुलिस वाले के साथ आगे बढ़ा। वो सब बेहोश जगमोहन के पास रुके। इसे पहचानते हो? करमचंद ने बेहोश जगमोहन के चेहरे पर निगाह मारी, फिर चंद सेकंड बाद बोला, जी हां, ये उन्हीं बदमाशों के साथ था। इसने मेरी कमीज उतारकर पहनी और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। यह तब की बात थी जब मिल कर्मचारी सड़क पर भीड़ लगाने को खड़े हो गए थे। बस, सब इंस्पेक्टर ने हाथ हिलाकर कहा, बाकी बातें बाद में। फिर वह करीब खड़े पुलिस वाले से बोला, इसकी दोनों कलाइयां हथकड़ी में बांध दो। लेकिन ये तो बेहोश है। होश में आकर ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। हथकड़ी में हाथ बांधो इसके, जेबें चेक कर लेना, कोई रिवॉल्वर वगैरह हो तो रुमाल में लपेट लेना। कहने के साथ ही सब इंस्पेक्टर पुलिस की कार की तरफ बढ़ गया, ताकि वायरलेस सेट पर पुलिस हेडक्वार्टर को यहाँ के बारे में खबर कर सके। तीसरा पुलिस वाला रिवॉल्वर थामे किसी खतरे के प्रति पहरेदार का काम कर रहा था। अगला दृश्य। ज्यों ज्यों वक्त बीतता जा रहा था, देवराज चौहान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जगमोहन और निहाल सिंह को बख्तरबंद ट्रक के साथ घंटा भर पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनकी हवा भी नहीं आई थी। कहाँ गड़बड़ हो सकती है? इस समय देवराज चौहान 4 ताला तोड़ों के साथ छोटे से जंगल के एक ऐसे हिस्से में था जो पहाड़ी चट्टानों के बीच इतनी खाली जगह में
खाली जगह से घिरा हुआ था कि जहां बख्तरबंद ट्रक को हर तरफ से छिपाया जा सके। कांटों से भरा ये छोटा सा जंगल ऐसा था जो किसी काम नहीं आता था, ना ही किसी इंसान के पांव इस जंगल में पड़ते थे। उसे 15-20 घंटों का वक्त चाहिए था वॉल्ट बॉक्स के लॉकरों के ताला खोलने के लिए, और इतना वक्त उसे यहाँ आसानी से मिल सकता था। लेकिन वो लोग बख्तरबंद ट्रक लेकर अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? 1 घंटा और ऊपर हो गया, 2 घंटे बीत गए। स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं कुछ अटक गया था। पास मौजूद ताला तोड़ कई बार पूछ चुके थे कि जो ताले उन्हें खोलने हैं वो अभी तक आए क्यों नहीं। देवराज चांद सिगरेट सुलगाकर सबको देखता हुआ शांत स्वर में बोला, मैं देखने जा रहा हूं कि मेरे साथी अभी तक आए क्यों नहीं। अगर मैं 2-3 घंटे में वापस ना आऊं तो तुम लोग जा सकते हो। इतना पैसा तुम लोगों को मिल ही चुका है कि तुम लोगों का जो वक्त खराब हुआ है उसकी वसूली हो जाए। मेरे जाने के बाद अगर वो लोग आ जाएं तो मेरे आने तक काम पर नहीं लगना है। बख्तरबंद ट्रक को खोलने की चेष्टा मत करना, क्योंकि खोलते ही सामने जो कुछ होगा उसे मैं ही संभाल सकता हूं। कहने के साथ ही देवराज चौहान वहां से निकला और 10 मिनट उस कांटेदार जंगल को पैदल पार करके सड़क के दूसरी तरफ पेड़ों के बीच खड़ी कर रखी अपनी कार में बैठा और उसे स्टार्ट करके सड़क पर ले आया। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता और सोच के भाव फैले थे। कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। अगला दृश्य। करीब 1.5 घंटे बाद मेवाराम चोरी की कार में 5 ताला तोड़ों के साथ वहां पहुंचा। उन्हें देखकर निहाल सिंह अजीब सी हंसी हंसा। मेहर चंद से आंखें मिली तो वो फौरन पास पहुंचा। काम हो गया? मेहरचंद पास आकर चिकने चुपड़े स्वर में बोला। हाँ, निहाल सिंह ने उसका गाल थपथपाकर कहा। सामने खड़ा है बख्तरबंद, खोल इसे और माल निकाल ले। अपना अपना बांटो और बाकी मेरे हवाले करके मौज लो। मेहरचंद हंसा, फिर पलटकर अपने साथ के चारों ताला तोड़ों से बोला, सालो, सामने मिठाई पड़ी है, उसकी पैकिंग खोलते तुम्हारी मां मरती है, जबकि खाने के लिए मुंह फाड़े बैठे हो। खोलो। 2 ताला तोड़ औजारों का बैग कंधे पर लटकाए बख्तरबंद के पिछले हिस्से पर मौजूद ताले के पास पहुंचे। बख्तरबंद के दरवाजे पर 2 तरह के ताले लगे थे। एक तो कुंडे में मोटा सा लटक रहा था और दूसरा इंटरलॉक था, लेकिन उनके लिए ऐसे ताले खोलना मामूली बात थी। वो खोलने में जुट गए। कुर्सी पर बैठे निहाल सिंह के पास ही नीचे घुटनों के बल बैठता हुआ मेहरचंद बोला, कितना माल होगा? निहाल सिंह ने सख्त निगाहों से मेहरचंद को देखा। उल्लू के पट्टे, ये मेहरचंद कहां से आ गया? मेवाराम नहीं होना चाहिए था। खैर, है ना दोस्तों, ये मेवाराम होना चाहिए था ना, जिसे हमने भेजा गया। मेवाराम और देवीराम। एनीवेज, उल्लू के पट्टे, अपने काम से मतलब रख। जितना माल तेरा है उतना ही मुंह खोल। निहाल सिंह की सुलगती आंखें देखकर मेहरचंद खामोश रह गया। निहाल सिंह ने सिगरेट का कश लेकर मेवाराम को देखा। क्यों मेवे, कोई दिक्कत तो नहीं आई? मुझे क्या दिक्कत आनी है? मेवाराम मुस्कुराकर बोला। निहाल सिंह ने सिर उठाकर देवीराम को देखा। देवीराम उस टूटी दीवार को 50% से ज्यादा ठीक ठाक ढंग से ढांप चुका था, जिस दीवार को तोड़कर बख्तरबंद ट्रक ने भीतर प्रवेश किया था। वो अभी भी उस काम में व्यस्त था। 2 ताला तोड़ बख्तरबंद के पीछे का ताला खोलने में व्यस्त थे। 6-7 मिनट के बाद ही उन्होंने बख्तरबंद के पीछे के दोनों ताले खोल दिए। वो खुशी से चिल्लाए। कुंडी हटाकर देखते ही देखते उन्होंने बख्तरबंद ट्रक के दरवाजे के दोनों पल्ले खोल दिए। अगले ही पल जैसे एक कयामत से भरे थे। भीतर से एक गन का मुंह खुला और दोनों में से एक ताला तोड़ उछलकर गिरा। उसके शरीर में जाने कितने छेद बनते चले गए। क्षण भर के लिए वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। निहाल सिंह उछलकर खड़ा हो गया। चेहरे से वो शिकारी चीते की तरह सतर्क नजर आने लगा। पलक झपकते ही हाथ में रिवॉल्वर आ गई थी। वो इस समय ट्रक की एक साइड में मौजूद था। उसकी निगाह तूफानी गति से अपने आदमियों पर घूमती चली गई। इससे पहले कि पुनः खूनी खेल शुरू होता,
हर कोई बख्तरबंद ट्रक के पिछले दरवाजे के सामने से तूफानी गति से हट गया। ताले खोलने वाला जो ठीक सामने हक्का बक्का खड़ा था, उसने तुरंत खुद को गिराया और लुढ़कता हुआ बख्तरबंद के नीचे प्रवेश करता चला गया। अभी वो रुका ही था कि दूसरी तरफ से निहाल सिंह ने बांह पकड़कर बाहर खींच लिया। निहाल सिंह से उसकी निगाह टकराई। क्या हुआ? निहाल सिंह का फुफकार से भरा धीमा स्वर उसके कानों में पड़ा। वो वहां दो आदमी हैं, उस ताला तोड़ ने सूखे स्वर में कहा। दोनों के पास गने हैं। निहाल सिंह के चेहरे पर दरिंदगी की लहर तेजी से दौड़ गई। रिवॉल्वर थामे वो सीधा हुआ। इस समय वो भूखा क्रुद्ध शेर नजर आ रहा था। धीरे धीरे वो ट्रक की बॉडी के साथ आगे बढ़ता हुआ किनारे पर जा रुका। वहां पर मौत का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कौन हो तुम लोग? निहाल सिंह मौत से भरे सर्द स्वर में गुर्राया। जवाब में कोई आवाज नहीं आई। मौत का सा सन्नाटा व्याप्त रहा। हर कोई साइडों में इधर उधर छिपा मौत के पलों को स्पष्ट तौर पर महसूस कर रहा था। आगे क्या होगा, इस बात का फैसला कोई भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। चुप रहने से बात नहीं चलेगी, बात करने से ही मामला किसी किनारे लगेगा। निहाल सिंह की आवाज सख्त हो गई। बोलो, कौन हो तुम? वक्त की कीमत समझकर फौरन जवाब दो और कम शब्दों में कहो। क्षण भर के बाद भीतर से कड़ा सा स्वर आया। हम वॉल्ट के गार्ड हैं। क्या चाहते हो? हम वॉल्ट की दौलत को लुटने नहीं देंगे। निहाल सिंह के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। वॉल्ट की दौलत को तो लुटा ही समझो, किसी वहम में मत रहना, निहाल सिंह ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। अब सवाल तुम दोनों का है, जिंदा रहना चाहते हो या मरना? जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ दौलत तुम दोनों को मिल जाएगी। मरना चाहते हो तो मेरे पास गोलियों की कमी नहीं है। गोलियां हमारे पास भी बहुत हैं, बख्तरबंद के भीतर से आवाज आई। खून खराबे से अच्छा यही है कि तुम अपने इरादे से पीछे हट जाओ, वरना जो भी होगा उसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। निहाल सिंह के दांत भिज गए। मात्र 2 लंबे कदम उठाने के पश्चात वो वैन के पिछले खुले दरवाजे के सामने था और दोनों गार्डों की नजर में था। जब तक गार्ड गनों के साथ वॉल्ट बॉक्स के सामने थे, तब तक वो अपने इरादे में पूरा नहीं हो सकता था, जबकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो दोनों गार्ड रास्ते में पहाड़ बने खड़े उसके इरादों को नाकाम करने की चेष्टा में थे। समझदारी इसी में है कि मेरे साथ सौदा कर लो। हम ना तो सौदा करने की स्थिति में हैं और ना ही अपने फर्ज से धोखा करने की स्थिति में, गार्ड ने स्पष्ट स्वर में कहा। बेहतर होगा वॉल्ट की दौलत को पाने का ख्याल छोड़कर चले जाओ। निहाल सिंह समझ गया कि वक्त बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। जितना समय बीतेगा उस दौरान बख्तरबंद में मौजूद गार्ड अपनी हालत पर काबू पाकर खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर लेंगे। निहाल सिंह ने रिवॉल्वर को खास अंदाज में दोनों हाथों में पकड़ा और एकाएक हवा में चीते की तरह छलांग लगा दी, और छलांग के दौरान ही अपने शरीर को सांप की भांति टेढ़ा करते हुए फर्श से टकराने से पहले ही सीधा हो गया और उसका चेहरा व रिवॉल्वर का रुख बख्तरबंद ट्रक के खुले दरवाजे की तरफ हो गया। ये सब पलों में हुआ। बख्तरबंद ट्रक में खड़े दोनों गार्ड कुछ समझ पाते। निहाल सिंह का शरीर फर्श से टकराया। इससे पहले ही उसके दोनों हाथों में फंसी रिवॉल्वर से तेज आवाज के साथ 2 गोलियां निकली, जो एक के माथे पर तथा दूसरे के ठीक दिल में जा धसी। दोनों गार्डों के जिस्मों को तीव्र झटका लगा। एक गार्ड मुंह के बल फर्श पर जा गिरा, दूसरा भीतर ही गिर गया। उनकी गनें इधर उधर लुढ़क गई। निहाल सिंह के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी, आंखें सुर्ख होकर चमक रही थी। वो फर्श से उठा और रिवॉल्वर जेब में डालकर बख्तरबंद ट्रक के भीतर झांका, जहां एसएसएल वॉल्ट के बक्से नजर आए, जो एक के पीछे एक करके खड़े करके रखे गए थे, जिनके लॉकरों में अरबों की दौलत थी। यहां से निगाह हटाकर निहाल सिंह ने वहां मौजूद सभी तरह की चीजों पर सरसरी निगाह डाली। रास्ता साफ है,
भीतर मौजूद बक्सों को लुढ़काकर उसके बाद रस्सी बांधकर खींचते हुए ट्रक से बाहर गिराकर अपना काम शुरू कर दो। किसी भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कुछ पल पूर्व निहाल सिंह ने जो फुर्ती दिखाई थी उसे देखकर सब हैरत में थे, लेकिन वो क्या जानते थे कि निहाल सिंह जहां से आया है वहां इससे भी ज्यादा गजब के दरिंदे भरे पड़े थे। किसी को ना हिलता पाकर निहाल सिंह ने दांत भींचकर कहा, सुना नहीं तुम लोगों ने? मेवे, अपने भाई के साथ लगकर बॉक्सों को रस्सा बांधकर इन्हें बाहर निकालने का प्रबंध कर। बाकी सब इस तरह में इस काम में तेरी सहायता करेंगे। निहाल सिंह के इन शब्दों के साथ ही वो सब तेजी से हरकत में आ गए। अगला दृश्य। जगमोहन को तब होश आया जब उसे पुलिस कार में डालकर हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा था। वो हक्का बक्का रह गया। 2 पल तो हैरानी से अपने आसपास उसे दबाए बैठे पुलिस वालों को देखता रह गया। एकाएक उसके मस्तिष्क को झटका लगा। निहाल सिंह का चेहरा आंखों के सामने नाच उठा। तब सारा मामला ठीक चल रहा था। वो लोग वहां से जाने की तैयारी में थे। वो ड्राइविंग सीट संभालने जा रहा था कि पीछे से निहाल सिंह ने वार करके उसे बेहोश कर दिया। अब होश आया तो पुलिस की हिरासत में था। स्पष्ट था कि निहाल सिंह अकेला ही अरबों की दौलत से भरे बख्तरबंद ट्रक को ले उड़ा है। यानी कि उनका शक ठीक था कि निहाल सिंह के मन में शुरू से ही बेईमानी से भरा खेल था और मौके पर वो अपनी मनमानी कर गया था। तब हालात इतने नाजुक थे कि निहाल सिंह के प्रति सतर्क नहीं रहा जा सकता था। वो उसे बेहोश करके बख्तरबंद ट्रक ले उड़ा होगा और खुद इत्तेफाक से गुजरती पुलिस के हाथ लग गया था। सारा मामला गड़बड़ा गया था। सिर पर उसे भारी पीड़ा का एहसास हो रहा था। उसने पीछे देखा। एक पुलिस कार उनके पीछे भी आ रही थी। हेलो मत, उसे दबाए बैठे पुलिस वाले ने उसे गर्दन मोड़ते देखकर सख्त स्वर में कहा। जगमोहन व्याकुलता से होंठ भींच कर रह गया। आगे ड्राइवर के अलावा 2 अन्य पुलिस वाले बैठे थे जो कि अब गर्दन घुमाकर कठोर निगाहों से उसे घूरने लगे थे। जगमोहन जानता था अब उसकी खैर नहीं। पुलिस वाले उसकी खाल उधेड़ देंगे। वो बख्तरबंद ट्रक पकड़ा गया? जगमोहन के होंठों से निकला। जवाब देने की अपेक्षा पुलिस वालों ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। जगमोहन समझ गया कि उसका कुछ भी कहना सुनना मुसीबत मोल लेना है। वो खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने लगा। पुलिस वालों ने उसकी जान नहीं छोड़नी थी। अगला दृश्य। 1.5 घंटे बाद ही देवराज चौहान को आधे से ज्यादा मसले की जानकारी हो गई थी। पुलिस की कारें कार्गो के उस बख्तरबंद ट्रक की तलाश में दौड़ रही थी जिसमें वॉल्ट की अरबों की दौलत थी। परंतु ये बात भी आम होती जा रही थी कि बख्तरबंद उड़ाने वालों में से एक बेहोशी की स्थिति में पुलिस के हाथ लग गया है। अब मालूम हो जाएगा कि मामला क्या है। ये सब बातें देवराज चौहान ने आम नागरिक बनकर उत्सुकता के नाते एक पुलिस वाले से ही जानी थी, और एक को कहीं घायल अवस्था में पकड़ा गया है ये जानते ही देवराज चौहान के होंठ भिज गए थे। ये वही जगह थी जहां बख्तरबंद को आगे वाली गाड़ी बदलनी थी। वहां पर किसी का बेहोशी की घायल अवस्था में मिलना स्पष्ट करता था कि पुलिस की पकड़ में आने वाला जगमोहन के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। निहाल सिंह जगमोहन से पीछा छुड़ाकर बख्तरबंद ट्रक लेकर भाग निकला है। मतलब कि निहाल सिंह धोखाधड़ी कर गया है। ये बात देवराज चौहान के लिए इतनी परेशानी की नहीं थी जितनी कि ये बात कि जगमोहन पुलिस कस्टडी में पहुंच चुका है। देवराज चौहान का चैन हराम हो गया। अरबों की दौलत उसकी सोचों से बहुत दूर हो गई। देवराज चौहान फौरन हरकत में आ गया। सबसे पहले उसे मालूम करना था कि पुलिस वाले जगमोहन को ले कहां गए हैं। उसके बाद जगमोहन को पुलिस के शिकंजे से आजाद करवाना था। अगला दृश्य। जगमोहन को पुलिस हेडक्वार्टर के एक खास कमरे में ले जाया गया। कमरे की हालत शक्ल सूरत ही बता रही थी कि इमरजेंसी में उस जैसे खास लोगों को वहां रखा जाता है। उसे कुर्सी पर बिठा दिया गया। हथकड़ी से अभी भी दोनों हाथ बंधे थे। 4 पुलिस वाले उसकी पहरेदारी के लिए कमरे में मौजूद थे। वैसे भी जगमोहन बंधे हाथों के दौरान कोई हरकत नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद ही पुलिस के बड़े अहदेदार वहां पर मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा पुलिस वालों से भर गया हो।
बाकी वर्दियां ही वर्दियां नजर आ रही थी। जिसने सबसे पहले जगमोहन से पूछताछ की वो पुलिस कमिश्नर था। हालात को तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि क्या हो गया है? कमिश्नर ने सख्त स्वर में कहा। तुम किसी भी तरफ से बचने वाले नहीं। कानून तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करेगा। फिर भी हम तुम्हारे साथ काफी हद तक रियायत बरत सकते हैं, बशर्ते है कि फौरन तुम अपने साथियों के बारे में बताओ और ये भी बताओ कि बख्तरबंद ट्रक कहाँ ले जाया गया है। पुलिस कमिश्नर के पास वक्त कम था। वो बख्तरबंद ट्रक के बारे में जानकारी पाकर फौरन उसे कब्जे में करना चाहता था। जगमोहन के सिर के घाव से खून रिसना कब का बंद हो चुका था, लेकिन पीड़ा की लहर बराबर उसके सिर में दौड़ रही थी। उसके सिर की देखभाल की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी थी। जगमोहन अपने सिर पर सवार हालात से बखूबी वाकिफ था। अब किसी को उसकी असलियत मालूम नहीं थी। मालूम होने की देर थी कि भाग दौड़ पैदा हो जानी थी। फिर इन पुलिस वालों के चेहरे देखने लायक होने थे। निहाल सिंह के बारे में सोच सोच कर जगमोहन का रह रहकर खून खौल रहा था कि उसने जो धोखाधड़ी की है वो अलग, ऊपर से उसे पुलिस के फंदे में और फंसा दिया। जगमोहन ने फौरन फैसला किया कि इस वक्त तो पुलिस वालों की तसल्ली करानी बहुत जरूरी है, वरना उसकी खैर नहीं। जवाब दो, पुलिस कमिश्नर बहुत ही कठोर स्वर में कह उठा। तुम्हारे साथी कौन कौन हैं और बख्तरबंद ट्रक को कहां ले गए हैं? जगमोहन की निगाह पुलिस कमिश्नर के चेहरे पर जा टिकी। मेरे साथी? जगमोहन की आवाज में भोलापन था। चालाक बनने की कोशिश मत करो। कमिश्नर का चेहरा सुर्ख हो उठा। सीधी तरह बताओ, वरना। मेरा कोई साथी नहीं। मैं किसी का साथी नहीं। मुझे तो थोड़ी देर के लिए ट्रक चलाने के लिए 2,000 रुपए दिए गए थे। बेरोजगार हूं। मैंने 2,000 की खातिर यह काम करना मंजूर कर लिया, और जब 2,000 देने का वक्त आया तो उस कमीने ने मेरे सिर पर चोट मारकर मुझे बेहोश कर दिया। होश आया तो आप लोगों के पास था। बकवास मत करो। तुम उनके साथी हो जो वॉल्ट की दौलत लूट कर ले गए हैं। वॉल्ट की दौलत? जगमोहन अपने चेहरे पर उलझन के भाव ले आया। कैसी वॉल्ट की दौलत? कहां है दौलत? बख्तरबंद ट्रक चलाने में वॉल्ट की दौलत कहां से आ गई? पुलिस कमिश्नर ने दांत भींच लिए। अन्य पुलिस वाले शांत खड़े थे। कमिश्नर की पूछताछ में वो दखल नहीं देना चाहते थे। जगमोहन के शब्द पूरे होते ही कमिश्नर का जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। हाथों में हथकड़ी होने के कारण वो खुद को संभाल नहीं सका और कुर्सी सहित नीचे जा गिरा। सिर में पीड़ा की लहर और तेज हो गई। फौरन 2 पुलिस वाले आगे बढ़े। उन्होंने जगमोहन की बाहें पकड़कर खड़ा किया। जगमोहन और कमिश्नर की आंखें टकराई। सीधी तरह बता दो जो पूछा जा रहा है, पुलिस कमिश्नर ने दांत भींचकर कहा। हमारे पास वक्त कम है। हमें तुरंत उस ट्रक को पकड़ना है। अगर तुमने बातों में वक्त बर्बाद करने की कोशिश की तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। जगमोहन अपने चेहरे पर मासूमियत और विवशता के भाव ले आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है कि पहाड़ सिर पर आ गिरा है? सिर्फ ट्रक ही तो चलाया है कुछ देर के लिए, जिसके बदले मुझे 2,000 देना था। तो तुम नहीं मानोगे। क्या मानूं? तभी दूसरा पुलिस कमिश्नर बोला। ये टेढ़ा आदमी है, प्यार से नहीं मानेगा। इसे दीवान चंद के हवाले कर देते हैं, वो मुंह खुलवा लेगा इसका। मेरा भी यही ख्याल है। आप पुलिस वाले हैं या दादा बदमाश? जगमोहन एकाएक चिल्ला उठा। जो आप पूछ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। अब आप क्या चाहेंगे कि मैं क्या बोलूं? मुझे बता दीजिए, वही मैं कह देता हूं। बख्तरबंद ट्रक कहाँ है? तुम्हारे साथी कहाँ हैं? पुलिस कमिश्नर उसे घूर रहा था। मुझे नहीं मालूम बख्तरबंद कहाँ है, और वो मेरे साथी होते तो मुझे बेहोश क्यों करते, मेरा सिर क्यों फोड़ते? इस समय मैं भी बख्तरबंद ट्रक के साथ होता। 2,000 के लालच में बख्तरबंद ट्रक ना चलाया होता। ऊपर से आप कह रहे हो अरबों की दौलत। मेरी ड्राइविंग में अरबों की दौलत कहाँ से आ गई?
वो तो कह रहा था कि उसका ड्राइवर मिल की भीड़ देखकर जाने कहाँ चला गया है, कहीं चाय पी रहा होगा, ट्रक आगे ना बढ़ा तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर 2,000 रुपये मांगे। वो फ़ौरन तैयार हो गया और बाद में मुझे बेहोश करके ट्रक लेकर भाग गया। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी गलती कहाँ से आ गई? पल भर के लिए वहां चुप्पी छा गई। जगमोहन ने अपने चेहरे पर गुस्सा ओढ़ रखा था। पुलिस वाले फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये सच कह रहा है या सफेद झूठ बोल रहा है। ये जो कहता है उसे नोट करो, एकाएक पुलिस कमिश्नर ने सख्त स्वर में कहा। बहुत जल्दी सामने आ जाएगा ये सच कह रहा है या झूठ। तो पुलिस वाले फौरन पूछताछ के लिए उसके सिर पर सवार हो गए। तो तुमने 2,000 की खातिर मिल से ट्रक चलाया? एक पुलिस वाले ने पूछा। कितनी बार कहूं? कमिश्नरों की मौजूदगी में वो पुलिस वाले मन महसूस कर रह गए, वरना जगमोहन के इन शब्दों पर उन्हें उसके जबड़े पर जोरदार घूंसे ठोक देने थे। दूसरा पुलिस वाला अपना क्रोध दबाकर बोला, जो पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब दो। जगमोहन ने भोलेपन से सिर हिलाया। वो कौन था जिसने तुम्हें 2,000 में ट्रक चलाने को कहा? उसका नाम निहाल सिंह था, जगमोहन ने बताया। निहाल सिंह? हाँ, उसने अपना यही नाम बताया था। उसका कोई पता ठिकाना? मुझे क्या मालूम, मिल की भीड़ में थोड़ी देर के लिए मिला था, पूछने लगा ट्रक चलाने जानते हो। उसके बाद 10-12 मिनट वो मेरे साथ रहा। ऐसे में मुझे उसका पता ठिकाना कैसे पता चलता? तुमने इस समय कार्गो ड्राइवर की यूनिफॉर्म की शर्ट पहन रखी है, जो कि ड्राइवर के शरीर से उतार कर पहनी थी तुमने। हाँ, उसी निहाल सिंह ने उसके शरीर से ये कमीज उतार कर पहनने को दी थी। तब तुम्हें नहीं लगा कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो? लगा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। निहाल सिंह बहुत खतरनाक इंसान था। उसके पास रिवॉल्वर थी। रिवॉल्वर को देखकर ही मेरी हवा सरक गई थी। मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं बोल पाता। जब उसने ट्रक चलाने की ऑफर दी तब वो बहुत शरीफ लग रहा था, लेकिन ट्रक में जाकर तो वो दरिंदा बन बैठा। दोनों पुलिस वालों की निगाहें मिली। उस निहाल सिंह के साथ और कौन कौन था? कोई नहीं, वो अकेला था। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा काम वो अकेले कैसे कर सकता है? एक पुलिस वाले ने तेज स्वर में कहा। मुझे क्या मालूम, मेरे साथ तो वही था। उसका और कोई साथी मुझे नजर नहीं आया। निहाल सिंह का हुलिया बताओ। जगमोहन ने बिल्कुल ठीक ठाक निहाल सिंह का हुलिया बताया। तभी वहां मौजूद रिटायरमेंट के करीब से गुजर रहा पुलिस वाला बोला, तुम्हें तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लोगे? हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। वही पुलिस वाला दोनों कमिश्नरों को देखकर पुनः बोला, सर, कई साल पहले एक निहाल सिंह नाम के आदमी ने कई पुलिस वालों और नागरिकों को शूट किया था, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ सका था। आज भी वो वांटेड है। इसने जो हुलिया बताया है ये उसी निहाल सिंह का हो सकता है। तब ये केस मेरे पास ही था। रिकॉर्ड में अभी भी उसकी फाइल और तस्वीर मौजूद है। अगर इजाज़त हो तो उस निहाल सिंह की तस्वीर दिखाकर शिनाख्त की जा सकती है। ये निहाल सिंह, फाइल लेकर आओ। वो पुलिस वाला फौरन बाहर निकल गया। पुलिस कमिश्नर ने सख्त निगाहों से जगमोहन को देखा। अगर तुम्हारी कोई बात गलत निकली तो? मैं सच कह रहा हूं, कोई बात गलत नहीं निकलेगी। मैं तो उस वक्त को कोस रहा हूं जब 2,000 के लालच में ट्रक चलाने पर मान गया। जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा, आप दौलत की बात क्यों कर रहे थे? उस ट्रक में एसएसएल वॉल्ट की अरबों की दौलत थी। ओह! जगमोहन ने हैरानी से अपना मुंह पूरा का पूरा फाड़ दिया। तुम ड्रामा कर रहे हो या सच में शरीफ हो? बहुत जल्दी सारी हकीकत हमारे सामने आ जाएगी। मैं सच कह रहा हूं। कहाँ रहते हो? एक पुलिस वाले ने पूछा। जगमोहन ने यूं ही एक पुरानी सी कॉलोनी का कोई पता बता दिया। जगमोहन जानता था कि उसका झूठ ज्यादा देर नहीं टिकने वाला।
लेकिन इस वक्त को तो टपाना जरूरी था। मामला गर्म था। पुलिस वाले गुस्से में फौरन ताज़ा जानकारी हासिल करने के लिए उसके हाथ पांव तोड़ सकते थे। मन ही मन वो खुद को अभी भी खुशकिस्मत मान रहा था कि अभी तक किसी ने उसे जगमोहन के रूप में नहीं पहचाना। परंतु ज्यादा देर पुलिस वालों के बीच रहा तो वो उसकी असलियत से कभी भी वाकिफ हो सकते हैं। ये तुम्हारा अपना घर है? नहीं, एक छोटे से कमरे में रहता हूँ। महीना भर पहले इस शहर में आया हूँ। पहले अलवर में एक रोडवेज के ऑफिस में काम किया करता था। वहीं रोडवेज के ड्राइवर से ड्राइविंग सीखी थी। पुलिस वाले जगमोहन से इसी तरह के सवाल पूछते रहे। 10 मिनट बाद ही वो पुलिस वाला निहाल सिंह की मोटी सी पुरानी फाइल लेकर वहां पहुंचा। फाइल में मौजूद निहाल सिंह की तस्वीर जगमोहन को दिखाई गई। जगमोहन एक निगाह में ही पहचान गया कि वह निहाल सिंह की तस्वीर थी, लेकिन वो उसकी जवानी की तस्वीर थी, जबकि अब वो 50 की उम्र का हो चला था। 2 पल तस्वीर को ध्यान से देखने के बाद कह उठा, हाँ हाँ हाँ, यही था वो। इसी ने मुझे ट्रक चलाने को कहा था। ये उसकी बहुत पहले की तस्वीर है। अब तो वो 50 की उम्र के करीब है। यही था। जगमोहन का स्वर जैसे उत्तेजना से भरा हुआ था। ये बहुत खतरनाक इंसान है, ये दरिंदा है, दरिंदा। जगमोहन के शब्दों के साथ ही वहां कई क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। पुलिस वाला फाइल सहित कमिश्नर की तरफ पलटा। ये ठीक कह रहा है, निहाल सिंह वास्तव में दरिंदा है। उसकी फाइल में भी कुछ ऐसा ही दर्ज है, और निहाल सिंह से किसी भी काम की आशा की जा सकती है। परसों पहले जब उसने कत्लेआम किया था, तब भी वो डकैती करने की ही कोशिश में था। दौलत से भरे बख्तरबंद ट्रक को भी उसने ही उड़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। अब सबका ध्यान जगमोहन की तरफ से हटकर निहाल सिंह की तरफ हो गया था। मुजरिम हमारे सामने है, उसके बारे में हम जान चुके हैं, कमिश्नर ने गंभीर स्वर में कहा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। इस तस्वीर के प्रिंट निकलवाओ। शहर भर की पुलिस और हर चेक पोस्ट पर प्रिंट फैला दो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सभी ऐसी जगहों पर पुलिस का जाल बिछा दो जहां से वो शहर छोड़कर बाहर निकल सकता है। ये काम फौरन हो जाना चाहिए। मैं जाऊं? मेरा तो कोई कसूर नहीं, जगमोहन जल्दी से बोला। कमिश्नर ने सख्त निगाहों से उसे देखा। तुम तब तक यहीं रहोगे जब तक कि हम तुम्हारी कही बातों की जांच न कर लें। तुमने अपने बारे में सच बताया है तो फिर तुम्हारे बारे में गौर करेंगे। अगला दृश्य। जल्दी करो, कुर्सी पर बैठा निहाल सिंह ऊंचे स्वर में बोला। उसकी आंखों में तीव्र चमक भरी हुई थी। 5 महागुरु ताला तोड़ पिछले 3 घंटों से अपने काम में व्यस्त थे। 5 नहीं, अब 4 रह गए होने चाहिए थे, एक तो मर गया था। खैर, अब तक उन्होंने वॉल्ट के एक बक्से में से मौजूद सारे लॉकरों को खोल लिया था। मेवाराम ने लॉकरों में से ढेर सारी दौलत निकालकर फर्श पर ढेर लगा दिया था। उसे देख देख कर सबकी आंखें चकाचौंध हो रही थी। देवीराम आसपास नजर रखने में व्यस्त था कि बाहर से कोई खतरा उनके सिर पर न टपक पड़े। वो अपने हिस्से में आए काम के प्रति पूरा सतर्क था। लॉकरों में से निकाली दौलत कई रूपों में थी। कीमती से कीमती हीरे जवाहरात और सोने चांदी के गहनों के अलावा सोने के ढेरों बिस्किट थे, जिन पर विदेशी मोहरें लगी हुई चमक रही थी। इनके साथ ही कैश था, ढेरों कैश। नोटों की गड्डियों का ढेर लगता जा रहा था। लॉकरों से निकल रहे हीरों में से कुछ ऐसे हीरे थे जिनकी कीमत लगा पाना संभव नहीं था। 2 हीरे तो ऐसे थे जिनका जिक्र आए दिन अखबारों में होता था कि वो हीरे लुप्त हो चुके हैं। जिसके पास भी वो हैं, वो इन्हें छिपाए हुए हैं। उसके बाद 5 और ताला तोड़ वॉल्ट के बक्सों में मौजूद दूसरे लॉकरों को खोलने में लग गए। बख्तरबंद ट्रक में से तीनों वॉल्ट बॉक्स निकालकर बाहर फर्श पर रखे जा चुके थे। एकाएक निहाल सिंह हंसकर बोला, मेहरचंद, हाथ तेज चला, बहुत धीरे चल रहा है काम। मेहरचंद ने निहाल सिंह की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर कह उठा, 3 घंटों में हमने जो काम किया है वो 6 घंटे का था। अच्छा, ये ताला तोड़ था मेहरचंद, ओके। निहाल सिंह हंसा, फिर मेवाराम से बोला, मेवे, लॉकरों से निकल रही दौलत को ढांपने का इंतजाम कर।
देख देख कर ही दिमाग खराब हो रहा है। किसमें बांधू? उल्लू के पट्टे खुद देख ले। 10 मिनट बाद मेवाराम वहां एक बोरी तलाश करके लाया और सारा माल उसमें डाल दिया। बोरी भर गई। ठूंस ठूंस कर कठिनता से सारा माल डाला गया, फिर भी थोड़ा सा बच गया। मेवाराम ने मुंह बनाकर निहाल सिंह को देखा। ये जो बच गया है इसे अपनी जेबों में डालकर देखूं, शायद जेबों में सारा माल खप जाए। निहाल सिंह के होंठों पर कहर के भाव उभरे। अपने लिए भी एक बोरी का इंतजाम कर लेना, नहीं तो तेरी लाश खुले में पड़ी रहेगी और ऊपर मक्खियां भिनभिनाती रहेंगी, निहाल सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। मेवाराम हंसा, फिर वहां से चला गया। कुछ देर बाद 3 बोरियां और ढूंढ लाया। मेहरचंद और उसके चारों ताला तोड़ फुर्ती के साथ काम करने में व्यस्त थे। निहाल सिंह ने वहीं बैठे बैठे देवीराम पर निगाह मारी, जो बाहर निगाह रख रहा था। हाँ भाई, सब ठीक है ना? बाहर से कोई गड़बड़ तो नहीं? निहाल सिंह ने ऊंचे स्वर में पूछा। सब ठीक है, देवीराम ने बिना गर्दन घुमाए कहा। मेवे, उस बूढ़े बुढ़िया और उनके दोनों पोतों पर भी नजर मार के आ। कुछ चाहिए हो उन्हें तो दे देना। निहाल सिंह के कहते ही मेवाराम वहां से चला गया। जल्दी करो जल्दी करो, निहाल सिंह मेहरचंद और उसके आदमी को देखते हुए ऊंचे स्वर में बोला। कुछ देर बाद मेवाराम लौट आया। वो लोग ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं। निहाल सिंह ने सिर हिलाया और खुलते लॉकरों की तरफ देखने लगा, जो कि खुलते जा रहे थे, और उनमें से दौलत के रूप में तरह तरह का बेशकीमती सामान फर्श पर ढेर के रूप में इकट्ठा होता जा रहा था, जिसे मेवाराम बोरों में भरता जा रहा था। अगला दृश्य। देवराज चंद समझ नहीं पा रहा था कि इतनी भारी गड़बड़ हो कैसे गई। इतना तो समझ ही गया था कि निहाल सिंह दगाबाजी कर गया है। निहाल सिंह बख्तरबंद ट्रक ले उड़ा है, ये तो वो समझ गया था, परंतु जगमोहन किन हालातों में पुलिस के हाथ लगा, ये बात वो तय नहीं कर पा रहा था। देवराज चौहान जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जगमोहन को पुलिस वालों के पास जितनी देर होती चली जाएगी, जगमोहन के गिर्द पुलिस का शिकंजा उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। जगमोहन को पुलिस के हाथों से फौरन निकालना जरूरी था। देवराज चौहान मालूम कर चुका था कि जगमोहन को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया है। वो भारी खतरा मोल लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा, बिना मेकअप के, बिना चेहरा छुपाए। किसी ने उसे देवराज चौहान के रूप में पहचान लिया तो भारी मुसीबत, बचना कठिन हो जाएगा। लेकिन ये खतरा उठाना जरूरी था, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। देवराज चौहान ने कार पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ही खड़ी की थी। पैदल चलकर भीतर आया। जगमोहन को छुड़ाने से पहले ये जानना जरूरी था कि उसे रखा कहाँ गया है। प्रवेश द्वार के भीतर दाईं तरफ कुछ आगे बहुत चौड़ी गैलरी में कैंटीन नजर आ रही थी। वहां आम नागरिक बैठे थे तो पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। हर तरफ खाकी वर्दियां और पुलिस कारें ही भाग दौड़ कर रही थी। देवराज चौहान का चेहरा शांत था, परंतु भीतर भारी उथल पुथल मची हुई थी। इस समय शाम के 4 बज रहे थे। देवराज चौहान के दिमाग के एक कोने में यह बात अवश्य थी कि कोई पुलिस वाला उसे देवराज चौहान के रूप में पहचान ना ले, लेकिन ये बात उसे तसल्ली दे रही थी कि अपनी नाक के नीचे देखने की फुर्सत ही किसे थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि देवराज चौहान इस तरह पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद हो सकता है। देवराज चौहान कैंटीन के भीतर जाकर काउंटर के पास की कुर्सी पर बैठ गया। कैंटीन में बैठे लोगों में चिकचिकबाजी मची हुई थी। हर कोई अपनी अपनी बोली बोलने में व्यस्त था। खुद कैंटीन वालों के पास भी फुर्सत नहीं थी। कैंटीन मालिकों के रूप में वहां 2 आदमी मौजूद थे। एक तो कैश लेने में व्यस्त था और दूसरा भीतर से आते आदेशों को नोट करके और सर्व करने वाले छोकरों के हाथों ऑर्डर भेजने में व्यस्त था। एक तरफ गैस पर चाय बनाने का इंतजाम था, वहां लंच का भी पूरा इंतजाम था, जिसके लिए एक तरफ तंदूर और सब्जियों के बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। हेडक्वार्टर की कैंटीन मच्छी बाजार से कम नहीं लग रही थी। देवराज चौहान इस व्यस्तता भरे माहौल में कठिनता से एक छोकरे को अपने लिए चाय का ऑर्डर दे पाया, जबकि उसका पूरा दिलो दिमाग जगमोहन की तरफ था। पहले मालूम करना है कि उसे रखा कहाँ गया है और फिर उसे हर हाल में, हर कीमत पर बाहर निकालना था। 15 मिनट बाद मेहरबानी करने वाले अंदाज में छोकरे ने चाय का गिलास पटकने वाले अंदाज में टेबल पर रखा और चला गया।
चाय तो सिर्फ वहां बैठने के लिए बहाना थी। वो तो यहाँ के माहौल से वाकिफ होकर, जानकारी पाकर अपना कदम उस तरफ बढ़ाना चाहता था जहां जगमोहन मौजूद था। 1 घंटा बीत गया। देवराज चौहान उसी टेबल पर, उसी कुर्सी पर बैठा था। उसकी पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। 1 घंटे में वो 2 चाय पी चुका था। अगर वहां व्यस्तता का आलम नहीं होता तो 1-2 चाय और पी चुका होता, परंतु दूसरी चाय भी छोकरे को कह कहकर कठिनता से हासिल हुई थी। बेवजह की उस कठिनता को देखते हुए तीसरी चाय की उसकी इच्छा नहीं हुई। अभी तक देवराज चौहान फैसला नहीं कर पाया था कि जगमोहन को किस तरह हेडक्वार्टर से पुलिस के शिकंजे में से निकाले। कोई और जगह होती तो फैसला क्या, कब का मामला निपट चुका होता, परंतु ये पुलिस हेडक्वार्टर था। यहाँ एक एक कदम सावधानी से उठाना था। अगर पुलिस का शिकंजा उसके गिर्द भी कस गया तो फिर किसी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। तभी कानों में पड़ रही आवाजों में से एक आवाज बेहद करीब से आई। देवराज चांद ने सिर घुमाकर देखा। एक हवलदार कैंटीन वाले के पास पहुंचा। कैसे हो सुंदर? हवलदार ने पूछा। तुम अपनी सुनाओ, कैंटीन वाला सुंदर से बोला। कैंटीन वाला सुंदर बोला, सुबह से कहाँ गायब थे? अपनी व्यस्तता को छोड़कर कैंटीन वाले ने हवलदार की तरफ ध्यान दिया। सिगरेट पिला, शहर में तगड़ी हलचल मची हुई है। हवलदार काउंटर के साथ टेक लगाता हुआ बोला। हाँ, आज भाग दौड़ कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। कुछ खास हो गया क्या? सुंदर सिगरेट रखता हुआ बोला। बहुत खास हो गया। हवलदार सिगरेट सुलगाकर कह उठा। एसएसएल वॉल्ट का नाम सुना है ना? अरबों की दौलत थी उसमें। आज वो वॉल्ट शिफ्ट हो रहा था। अरबों का माल कुछ देर के लिए खुली सड़क पर आ गया, लेकिन वो पट्टा भी पूरी तैयारी के साथ था। अकेला अकेला ही सारा माल ले खिसका। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ गई। कौन? सुंदर के चेहरे पर उत्सुकता के भाव आए। है एक, बहुत पुराना वांटेड है, निहाल सिंह। अब भी ना पकड़ा गया तो साला मौज करेगा सारी उम्र। लेकिन ये सब पता कैसे चला? उसका एक साथी पकड़ा गया है जो ट्रक चला रहा था। वो कहता है निहाल सिंह ने उसे ट्रक चलाने के लिए 2,000 रुपए दिए थे, लेकिन बाद में उसके सिर पर चोट करके उसे बेहोश करके ट्रक खुद लेकर भाग निकला। हो सकता है वो सच कह रहा हो, क्योंकि पुलिस को वो बेहोश ही मिला था। ओह, और वो निहाल सिंह, वॉल्ट का माल पकड़ा गया कि नहीं? अभी कहाँ, सब जगह तलाश जारी है, लेकिन हाथ नहीं आ रहा। हवलदार ने गहरी सांस ली, फिर बोला। खैर छोड़, वो जो पकड़ा गया है उसके लिए कुछ खाने को भेज दे। कहता है भूख लग रही है। मैं तो साले की भूख ऐसी दूर करता कि याद रखता, लेकिन कमिश्नर साहब का हुक्म है कि उसका ध्यान रखा जाए। सुंदर ने सिर हिलाया। क्या भेजूं? जो सबसे घटिया माल हो वो भेज देना, हवलदार ने मुंह बनाकर कहा। मजाक मत कर, बता। कुछ भी भेज दे, आमलेट, चाय वगैरह, या खुद ही देख लेना। बिल साहब के खाते में, गलती से भी मेरे खाते में मत डाल देना। मेरे से मिलने वाला नहीं है, हवलदार ने हंसकर कहा। कहाँ भेजना है? फर्स्ट फ्लोर पर, साहब के साहब के बगल वाले 3 नंबर कमरे में। छोटू, सुंदर ने जोर से पुकार लगाई। चलता हूं, फिर आऊंगा। चाय तो पी ले, बाद में, कहने के साथ ही हवलदार पलट गया। देवराज चांद फौरन उठा। छोटू, ओ छोटू, अरे साले कहाँ मर गया? देवराज चांद ने उसे 2 चाय के पैसे दिए और तेजी से आगे बढ़ गया। वो हवलदार कुछ ही आगे गया था कि देवराज चांद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका। हवलदार ने ठिठक कर उसे देखा। देवराज चांद के होंठों पर मुस्कान उभरी। मैं तुमसे बहुत खास बात करना चाहता हूं। हवलदार ने उसे सिर से पांव तक देखा, उसके कीमती कपड़ों को पहचाना। खास बात? हवलदार ने उसके शब्द दोहराए। हाँ। क्या? खास बात इस तरह खुले में नहीं बताई जाती। देवराज चांद का स्वर शांत था।
तो बंद वाली कौन सी जगह है? हवलदार भी कम ढीठ नहीं था। कुछ साइड में आ जाओ, उस गेट के बाहर मेरी कार खड़ी है, उसमें बैठकर बातें करते हैं। तुम खास बात मुझसे ही क्यों करना चाहते हो? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और शांत स्वर में बोला, तुमसे इसलिए करना चाहता हूं कि इस वक्त तुम उस पुलिस दल में शामिल हो जो एसएसएल वॉल्ट की दौलत तलाश कर रहा है। हवलदार जोरों से चौंका। तुम एसएसएल वॉल्ट की दौलत के बारे में क्या जानते हो? सिर्फ इतना कि इस समय वो बख्तरबंद ट्रक कहाँ है। ऐसा है तो मेरे साथ चलो, कमिश्नर साहब को बताओ, वो तुम्हें। मैं फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। तुम्हें बताकर अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूं। जानना है तो ठीक, नहीं तो मैं। ठीक है, बोलो। यहाँ नहीं, बाहर मेरी कार खड़ी है, वहां तक आ जाओ, तुम्हें बताकर चला जाऊंगा। हवलदार ने फौरन सिर हिलाया। दोनों बाहरी गेट की तरफ बढ़ गए। तुम्हें ट्रक के बारे में पता कैसे चला? चलते चलते हवलदार ने पूछा। इत्तेफाक से, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मैंने उस ट्रक को एक जगह छिपते देखा, तब तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उस ट्रक के बारे में खबर आम हुई तो मेरा माथा ठनका। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो वही बख्तरबंद था जिसमें अरबों की दौलत है। देवराज चौहान उसे बातों में लगाकर उसे किसी तरह का सोचने का मौका देने के लिए वक्त नहीं देना चाहता था। तुम ये दावा किस दम पर करते हो कि उसी बख्तरबंद ट्रक में वॉल्ट की दौलत? कभी कभी ऐसा भी होता है कि दावा तो ठीक होता है, बात सच निकलती है, लेकिन उस दावे का कोई आधार नहीं होता। अपनी सच बात को सच साबित करने के लिए कोई शब्द नहीं होते। तुम तो पुलिस में हो, ऐसी कई बातें तुम्हारे सामने से होकर गुजरी होंगी। हवलदार ने सिर हिलाया। वो दोनों कार तक पहुंच गए। देवराज चांद ने दरवाजा खोला। पहले हवलदार, फिर वो खुद भीतर बैठा और बिना एक पल गवाए उसने दायां हाथ खास अंदाज से उसकी गर्दन पर मारा। हवलदार के होंठों से कराह निकली। वो सीट पर ही बेहोश होकर ठंडा पड़ गया। देवराज चांद ने फौरन उसे सीधा किया और आसपास निगाह दौड़ाई। किसी की निगाह उनकी तरफ नहीं थी। अगले 2 मिनट में देवराज चांद ने अपने कपड़े उतारकर हवलदार के कपड़े उतारकर उसके कपड़े पहने, सिर पर टोपी पहनी, हवलदार के शरीर को फुटबोर्ड पर धकेल दिया ताकि एकाएक किसी की निगाह उस पर न पड़ सके। फिर वो कार से बाहर निकला और दरवाजा बंद करके आगे बढ़ गया। हवलदार की वर्दी उसके बदन पर टाइट थी, लेकिन जैसे तैसे काम चल ही गया था। जल्दी से भीतर आकर देवराज चांद कैंटीन के पास पहुंचा। उसने देखा छोकरा ऑमलेट वगैरह तैयार कर चुका था, चाय भी तैयार थी। सारे सामान को वो ट्रे में रखने जा रहा था। देवराज चांद वहां से हटकर ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से छोकरे को सामान लेकर गुजरना था। मिनट भर बाद वो ट्रे में सामान रखे आता दिखाई दिया। देवराज चांद फौरन अपनी जगह से हिला और उसकी तरफ बढ़ गया। एकाएक छोकरे के सामने आ गया और पुलिस वाले अंदाज में कहा, कहाँ ले जा रहे हो उसे? फर्स्ट फ्लोर, साहब के बगल वाले 3 नंबर कमरे में। कब से कहा हुआ है, इतनी देर क्यों लगा देते हो? देवराज चांद उसी लहजे में बोला। जी साहब, वो ला मुझे दे, आगे से ध्यान रखा कर। कहते हुए देवराज चौहान ने छोकरे के हाथों से ट्रे ली और पलट कर आगे बढ़ गया। सब कुछ इतना सामान्य और सहज था कि छोकरे को शक करने की कोई वजह नहीं थी। वैसे भी यह पुलिस हेडक्वार्टर था और देवराज चौहान हवलदार की वर्दी में था। छोकरे के लिए यह आम बात थी। वो वापस पलट गया। और वैसे भी उसके पास ढेरों काम थे। एक काम कम हुआ। कैंटीन में जाकर वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं। मैं सोच रहा था कि छुड़वा लूं जगमोहन को, लेकिन अब लग रहा है कि कल ही छुड़वाया जाएगा, आज नहीं छूटने वाला। खैर, फिर भी ठीक ही लग रही है कहानी। थोड़ी सी सेंसेशन है, थोड़ी तेजी है। मतलब सीन क्या था वो, है ना?
फर्श पर चादर बिछी हुई है और लॉकरों में से सामान निकल रहा है। सोने के बिस्किट, नोटों की गड्डियाँ, गहने, पेपर वर्क भी निकला होगा, जमीनों के कागजात, इधर उधर के ये वो, पता नहीं। खैर चलो, अच्छा है। कैसा लगा आपको बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना है आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।